वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो नाज़रीन, मुझसे ब्रेक से पहले जाने से मिस्टर खान साहब ने क्वेश्चन पूछा था कि उनकी वालदा के लिए उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, काफ़ी देर से पेंडिंग था, अब होम ऑफिस ने उनके लिए फर्दर फोटोग्राफ्स मांगे हैं। तो मेरी आपको एडवाइस है, देखें, जब इस तरह का केस है कि लॉन्ग टाइम से आपका पेंडिंग हो या आपकी ह्यूमन राइट्स के तौर पे आपने अप्लाई किया हो और उसके बाद होम ऑफिस वाले कहते हैं कि आप अपने फ्रेश फोटोग्राफ्स दें ताकि हम आपके केस में डिसीजन ले सकें। नॉर्मली इस तरह के केस में देखने में आया है कि वो 2 माह ले लेते हैं, 1 मंथ से 2 मंथ, जैसे 4 वीक से 8 वीक लेते हैं और उसके बाद आपको कोई डिसीजन आ जाता है। अब मेरे ख्याल में मिस्टर खान साहब के लिए ये एडवाइस है कि आप वेट करें, क्योंकि आपने मुझे बताया कि शायद लास्ट वीक आपने फोटोग्राफ जमा करवाए हैं। वेट करें, जो भी वो डिसीजन लेंगे या आपको या आपके सॉलिसिटर को इन राइटिंग में वो इन्फॉर्म कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I would like to ask you 3 questions and kindly give me a little bit in detail, please. आई विल ट्राई माय बेस्ट। पहला गो तो अहेड। सर मेरा वाइफ का बायोमेट्रिक्स के बारे में पूछना है। मैंने 3 महीने पहले अपनी वाइफ की एप्लीकेशन FLR-M के अंतर्गत डिस्क्रिशनरी लीव के लिए डाली थी। ठीक। तो उसका हमें रिप्लाई आ गया था कि उनको होम ऑफिस को फॉर्म मिल गया है और हमारे पैसे भी डिडक्ट हो गए थे। तो सर अभी तक बायोमेट्रिक की कोई लेटर नहीं आई है। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2009 में वो इंडिया से जब आई थी इंग्लैंड में, तो उनके बायोमेट्रिक्स इंडिया में हो गए थे। कोई बात नहीं। सेकंड सवाल क्या है? क्या इंडिया में के होने के बाद भी यहाँ पर बायोमेट्रिक वो दोबारा लेंगे, और अगर लेंगे तो कितने वीक तक चिट्ठी आनी चाहिए? क्योंकि 3 माह। ओके, कोई बात नहीं। सवाल सेकंड सवाल पूछेंगे आपका। और सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि डिस्क्रिशनरी लीव के क्या चांसेस हैं? मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ, यहाँ पे रहता हूँ, और मेरी वाइफ इंडियन सिटीजन मेरे साथ यहाँ रहती है इंग्लैंड में, और हमारी एक 2.25 साल की बच्ची है, वो भी ब्रिटिश सिटीजन है। तो सर हमने आर्टिकल 8 के अंतर्गत ये लॉ सेंटर के थर्ड क्वेश्चन क्या है तो आपका? इसमें चांसेस कितने होंगे सर सक्सेस के? तो आप सर प्लीज जरा विस्तार से बताइए। थैंक यू। ओके, आपकी कॉल का शुक्रिया। मेरा ख्याल इसमें इतना ज्यादा मैं डिटेल में बताने का फायदा नहीं है। फैक्ट्स ये हैं कि आप बेशक 1 साल पहले अप्लाई किया हो, 2 साल पहले अप्लाई किया हो, और जब भी आपके फिंगरप्रिंट होते हैं, जब आप नई एप्लीकेशन करते हैं, आपके हमेशा फिंगरप्रिंट होते हैं। तो ये बात तय है कि आपकी वाइफ के दोबारा फिंगरप्रिंट होंगे। सेकंड ये है कि आपने यहाँ पे रहते हुए डिस्कशन लीव के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि आपकी वाइफ के पास शायद वीज़ा नहीं था जब आपके ने शादी की है और उसने यहाँ पे अप्लाई किया एज ए डिपेंडेंट के तौर पे। तो आपका क्योंकि इस रिलेशनशिप से एक बेबी है जो 1 ईयर्स का है, तो मुझे लगता है कि होम ऑफिस वाले हमेशा जो बच्चों के राइट्स को वो प्राइमरी कंसिडर करते हैं, और उसकी बेस में काफ़ी हद तक या मोर लाइकली चांसेस हैं कि आपकी वाइफ को डिस्कशन यहाँ से मिल जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे 2 सवाल पूछने हैं सर। एक तो ये है कि मैंने अपनी वाइफ के इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना है। ठीक। तो पता करना था कि उसके लिए कितनी इनकम होनी चाहिए, आपका स्टेटस क्या है यहाँ पे? या ये कितनी होनी चाहिए? ठीक। और दूसरा ये कि मैं ले रहा हूँ वर्किंग टैक्स क्रेडिट, क्या वो बंद करना पड़ेगा या इफेक्ट करेगा उस इंडेफिनिट के लिए कि नहीं? ठीक। अगर आपके पास इंडेफिनिट लीव है या आपके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है और आपकी वाइफ आपके डिपेंडेंट के तौर पे 2 साल गुजारते हुए इंडेफिनिट अप्लाई करने जा रही है, तो होम ऑफिस वाले ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप और आपकी जो फैमिली है विदाउट बेनिफिट, स्टेट के बेनिफिट के अपने आप को मेंटेन अकोमोडेट करें। अगर किसी किस्म के भी आप बेनिफिट ले रहे हैं तो मेरी आपको एडवाइस होगी इनको स्टॉप कर दें। सिर्फ और सिर्फ जो चाइल्ड बेनिफिट है इस पे होम ऑफिस को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी कैपेसिटी में हो तो चाइल्ड बेनिफिट ले सकते हैं, उसके अलावा कोई भी बेनिफिट हो तो स्टॉप करना चाहिए। लेकिन जब आपकी वाइफ इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करने जा रही है तो यहाँ पे कोई थ्रेश होल्ड नहीं है। अगर आपकी इनकम 12,000 है, 14,000 है, वट एवर जो भी आप कमा रहे हैं, इस पे होम ऑफिस ने कोई थ्रेश होल्ड नहीं लगाया कि आपकी इतनी इनकम होगी तो तब आपकी वाइफ को इंडेफिनिट मिलेगा। तो इसलिए इस पे वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एज फार एज आप अपने आप को मेंटेन अकोमोडेट कर सकते हो विदाउट बेनिफिट, तो होम ऑफिस वाले बाकी की रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए आप अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो ये है कि मैं PSW पे हूँ करंटली, और मैं डिजाइन इंजीनियर की जॉब करता था। वो मेरा PSW का वीजा खत्म हो रहा है, ठीक। तो इसीलिए वो मेरे जॉब चला गया।
तो मैं अभी बिजनेस एंटरप्रेन्योर वीजा लेना चाहता हूँ और एज ए डिजाइन इंजीनियर कंसल्टेंट का बिजनेस करना चाहता हूँ। ठीक कंपनी अपनी लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवा कर ये करना चाहता हूँ। तो ठीक। जो मेरे पास फंड है 50,000 पाउंड, वो मेरे डैड के अकाउंट में इंडिया में, वो ठीक। 3 बैंक में होंगे। ओके, सवाल और क्या है आपका? ज्यादातर मनी कैश है और कुछ मनी जो है वो फिक्स डिपॉजिट के रूप में है। ठीक तो एक तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इंडिया में पैसे शो करता हूँ तो कितना टाइम लगेगा? तो ठीक इंडिया में पैसे शो करने में एफडी और ये 3 अकाउंट है वो ठीक ठीक है। तो ठीक। दूसरा मेरा सवाल ये है कि मेरे सिस्टर जहाँ पे यूके में, उन्होंने FLR में एप्लीकेशन डाला था, उनको एक्नॉलेजमेंट लेटर आया, उसके बाद कुछ नहीं बात बनी। उसके बाद वो हाई कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट से ये लेटर आया कि तुम 29 नवंबर से पहले पहले हम जवाब देंगे। और वो जवाब में वो क्या करेंगे, मतलब 29 नवंबर से उन्होंने बोला कि जवाब देंगे हम, वो क्या आपकी जवाब कॉल का देंगे? शुक्रिया मेरा सवाल सुने टीवी पे। जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा वो ये था कि अगर आप यहाँ पे PSW पे हैं और आपके पास 50,000 पाउंड की एक्सेस है, जो कि 50,000 पाउंड आपके वालिद के अकाउंट में है, आपके डैड के अकाउंट में है, मेक श्योर करें कि जो वो मनी है इट शुड बी डिस्पोजेबल। अगर वो फिक्स है तो इसका मतलब ये है कि वो इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली इस पे आपको वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। एज फार एज वो जो मनी है वो बेशक ABC जितने भी मर्जी अकाउंट में पड़ी हो, इंडिया में पड़ी हो, UK में पड़ी हो, लेकिन वो जो मनी है वो इमीडिएटली डिस्पोजेबल होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने बैंक मैनेजर से लेटर लेना है कि इस अकाउंट में इस अकाउंट के नाम पे पैसे पड़े हैं और ये फ्रीली जब चाहें वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जब आप फिक्स टर्म पे रखते हैं तो उस पर कंडीशंस होती हैं कि अगर आप इस फिक्स टर्म के दरमियान अपने पैसे निकालोगे तो आपको इतना लॉस होगा, लेकिन वो फिक्स को होम ऑफिस वाले एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए आपको चाहिए कि जो भी पैसे हों वो इमीडिएट या करंट अकाउंट में होने चाहिए। आपके वालिद के अकाउंट में है, आपके डैड के अकाउंट में है या आपकी सिस्टर के अकाउंट में है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। एज फार एज वो आपको अंडरटेकिंग दे दें और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन था कि अगर उन्होंने आपकी सिस्टर के केस के बारे में अगर उन्होंने ये कहा है कि हाई कोर्ट ने कि हम आपके केस को कंसिडर कर रहे हैं और इसका डिसीजन अराउंड 29 नवंबर तक मिल जाएगा, मुझे शायद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि वो क्या डिसीजन देंगे, लेकिन आप वेट करें। या बल्कि आपका जो सोलिसिटर है उसके लिए भी मुश्किल होगा कि वो क्या अंदाज़ा लगा सके क्या हो सकता है। आई थिंक आज 22 है, नेक्स्ट वीक तक वो बता देंगे कि क्या हो रहा है। जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद अपने सोलिसिटर से डिस्कस करें, जो वो एडवाइस करे उसको फॉलो करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान मैंने वीजा अप्लाई किया हुआ है 22 जून का। ठीक। और मेरा ना कॉलेज बंद हो गया है। ठीक। तो मैंने बायोमेट्रिक्स का दे दिए हुए हैं और मसन के एनवायरमेंट लेटर भी आ चुका है, तो बाकी मुझे अभी तक कोई लेटर नहीं उनका इशू हुआ। तकरीबन 1.5 माह हो गया कि कॉलेज बंद हो चुका है, तो मैं क्या करूं इसके लिए? देखिए, अगर आपने अप्लाई किया और अब आपका जिस कॉलेज से आपने कैश लेटर लिया था अब आपका कॉलेज बंद हो गया, तो मेरी आपको एडवाइस है कि नए कॉलेज में एडमिशन लेके कैश लेटर ले और वो कैश लेटर पहली एप्लीकेशन जो आपको जो उसका एक्नॉलेज आया था, जो चीज़ भी आई थी आपके पास, उनको सबमिट कर दें। उनको बताएं कि बाकी की एप्लीकेशन मेरी एज इट इज़ है, लेकिन क्योंकि जो फर्स्ट कॉलेज था वो बंद हो गया, मैंने नए कॉलेज लेटर लेके आपको ये सबमिट कर दिया है, तो होम ऑफिस वाले इस बात को कंसिडर कर लेंगे। अगर आप वेट करते रहेंगे कि आपको कॉलेज वाले या होम ऑफिस वाले लेटर दें कि 60 डेज का नोटिस भेजें, तो वो शायद सम टाइम हर केस में नहीं आता, हर बंदे को वो लेटर नहीं भेजते। अगर आपके खुद नॉलेज में आ गया है तो आप खुद इस पर एक्शन लेते हुए विद इन 60 डेज के अंदर अंदर दोबारा नया कैश लेटर लेके जो पहली एप्लीकेशन की हुई है उसी की कंटिन्यूसी कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। आपसे क्वेश्चन ये कि जी मैंने फर्दर सबमिशन अप्लाई किए हुए मुझे 2 वीक हो गए, मगर अभी तक उसका एक्नॉलेजमेंट लेटर नहीं आया, पहली बात है। दूसरा क्वेश्चन ये कि फर्दर सबमिशन में अंदाजन कितनी देर लगती है और कितना टाइम लगता है? बस ये 2 मेरे क्वेश्चन। आपका केस क्या है, किस में फर्दर सबमिशन किया आपने? ह्यूमन राइट में। ठीक मैडम, आपकी कॉल का शुक्रिया। अभी 2 वीक टू अर्ली है, होम ऑफिस वाले एक्नॉलेज कर दें, ये काफ़ी है। 2 वीक तक तो टाइम बहुत शॉर्ट है मेरा ख्याल है। आप थोड़ा सा वेट करें, आपने फर्दर सबमिशन कर दी है
तो डेफिनेटली वो आपके फर्दर सबमिशन को कंसिडर करेंगे। लेकिन नॉर्मली इस तरह के केसेस में एक्नॉलेज करते हुए 4 to 6 वीक या 4 to 8 वीक्स लगा सकते हैं। लेकिन आपने अगर कोड डिलीवरी की है, रॉयल मेल की वेबसाइट पे जाके अपना जो बार कोड है वो डालें और उसको चेक कर लें कि क्या जो आपकी आइटम है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डेस्टिनेशन पे प्रॉपर्ली डिलीवर हो गए या नहीं, और उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास प्रूफ रख लें, ताकि फ्यूचर में कोई मसला बने तो आप क्लेम कर सकें कि मैंने भेजा था, ये रॉयल मेल की तरफ से जो कंफर्मेशन डिलीवरी है वो मेरे पास पड़ी है, वो आपके काम आएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने ना यहाँ पे 2006 में अप्लाई की थी। 2000 मेरे 2 बेटे थे उस वक्त। ठीक। एक बच्चा मेरा इधर आके बोर्न हुआ है, उसकी उम्र तकरीबन 4 साल है। ठीक। ठीक है। हमने ना जो मेरे नाम थे ना वो उस समय रॉन्ग थे। ओके। रॉन्ग नाम से जी। ठीक। वो अप्लाई की थी। तो 2 साल बाद ना किसी ने हमारा प्रूफ दे दिया, वो होम ऑफिस में पकड़ लिया, मुझे अरेस्ट कर लिया, मेरी फैमिली को कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने कोर्ट ने मुझे 4 माह की सजा भी दे दी। क्यों? क्योंकि मैंने रॉन्ग आईडी यूज की थी। ठीक। तो तकरीबन उसके बाद ना उन्होंने हमारा सपोर्ट वगैरह सारी बंद कर दी, सिर्फ बच्चों की मिलती थी। तो जो हमारे कार्ड थे ना, जो ARC कार्ड होते हैं, उन्होंने वापस दे दिए। अब आपका सवाल क्या है? जी आपका सवाल क्या है? मैं यही आपको बताने लगा ना कि उसके बाद अब 6 माह पहले ना उन्होंने हमारे जो ID कार्ड, जो ARC कार्ड है ना, वो भी मैं वापस बना दिए नए नाम से, जो हमारे असल नाम थे। ठीक है। वो साथ में हमारी सपोर्ट भी स्टार्ट कर दी है। मैं पूछना ये चाहता हूँ, अगर हमें अब मिलता है कोई भी वीजा 3 ईयर का या 2.5 ईयर का, तो क्या मैं उसके बाद जो मैं कोर्ट में ये अपील कर सकता हूँ कि मुझे इंडेफिनिट दी जाए, क्योंकि मैं अंडर लेक्सी था। ओके, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, अगर होम ऑफिस ने जब जो लेगसी वाला स्कीम निकाली थी, उसमें ये था कि अगर आपके केस हैं वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़े हैं, तो आप अपने को फ्रेश एविडेंस दें, ताकि वो उनको जो केस वर्कर है उसको डिसीजन लेने में आसानी हो। ये कोई पैरामीटर्स नहीं था या कोई ऐसा लॉ नहीं था कि जिस बंदे ने सालम क्लेम किया 7 से पहले वो 100% क्वालिफाइड करता है कि उसको इंडेफिनिट ग्रांट किया जाए। उन पे सम लोगों को वो इंडेफिनिट दे रहे थे, कुछ लोगों को वो फर्दर लीव दे रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को वो रिफ्यूज भी कर रहे थे। अगर आपको वीज़ा मिल जाए, अगर इंडेफिनिट मिलता है तो वेरी गुड। अगर आपको लगता है कि आपको शॉर्ट लीव मिलती है और उसके बाद एक्सटेंडेबल है, तो आपको चाहिए कि आपका जो सोलिसिटर उससे डिस्कस करें कि वो आपको क्या एडवाइस करता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिस मेरा लॉन्ग रेजिडेंसी के बारे में क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि 2003 में मैं आया था, तो एक्चुअली 10 साल होने से पहले 49 डेज पहले वीजा खत्म हो रहा है। तो मैंने पूछना ये था कि इस सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या मुझे एक्सटेंशन करनी चाहिए फर्दर? आपके 10 साल पूरे होने से कितने पहले वीजा खत्म हो रहा है? 49 डेज बिफोर। 49 डेज। आपको वैसे तो लॉ ये कहता है कि अगर आप लीगली यहाँ पे 10 इयर्स इन द डिफरेंट कैपेसिटी में गुजार लें, या इन द डिफरेंट कैटेगरीज में, पहले स्टूडेंट थे, PSW, डिपेंडेंट, किसी भी कैपेसिटी में, वो जो टोटल 10 इयर्स पूरे होते हैं, तो आप क्वालिफाइड करते हैं कि आप यहाँ पे इंडेफिनिट अप्लाई करें। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन होती है कि अगर वीज़ा 10 साल पूरे होने से 28 डेज पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ अ लॉ। अब आप देख लें कि जब आपका वीज़ा ख़त्म होने लगे, तो आप मेरी तो आपको एडवाइस होगी कि आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दें। जब आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, आपके 10 साल पूरे हों, तो तब आप अपना इंडेफिनिट का अप्लाई करें, वो सबसे सेफ साइड है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 क्वेश्चन है। मेरी फ्रेंड ने स्टूडेंट वीजा का अप्लाई किया हुआ पाकिस्तान से, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया था, तो उन्होंने अपील की हुई है। उसमें कितना टाइम लगेगा? और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे कोई रह रहा हो जी, और उनके पास एक बच्चा हो जिसकी वो लुक आफ्टर कर रही हो, पार्ट टाइम जॉब कर रही हो, और वर्किंग टैक्स एंड चाइल्ड टैक्स क्रेडिट पे होम ब्रिटिश है, और अपना घर है, लेकिन वो बच्चे की वजह से ना मतलब फुल टाइम जॉब नहीं कर सकती। ठीक। तो इसके बारे में मुझे बता दें कि एज ए स्पाउस वो पाकिस्तान से किसी को बुला सकती हैं या नहीं? ठीक।
जो Thank आपका you. फर्स्ट क्वेश्चन था, आपकी कॉल का शुक्रिया। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि अगर आपकी दोस्त ने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया, रिफ्यूज़ हो गया, तो वहाँ से अपील का राइट नहीं होता, वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू होता है। अगर उसने वो एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू के लिए अप्लाई किया है तो होम ऑफिस वाले 28 डेज से लेके 8 वीक्स लेते हैं, यानी कि 1 माह से लेके 2 माह के अंदर अंदर वो डिसीजन दे देते हैं कि जो आपने क्लेम किया है या जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू के लिए आपका क्लेम है, क्या वो राइट है या रॉन्ग। अगर उसने अप्लाई किया, वेट कर लें, क्योंकि वहाँ पे राइट ऑफ अपील नहीं होता। स्टेट आप जब उनको क्लेम करते हैं तो वो आपको आंसर करते हैं वहाँ से। और जो सेकंड क्वेश्चन था कि अगर कोई शख्स यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल है, क्योंकि 9 जुलाई से जो लॉ है उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं आज के दिन होम ऑफिस वाले। वो कहते हैं कि अगर आपकी इनकम 18,600 पाउंड नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आप अपने स्पॉन्सर को यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं कर सकते, स्पाउस को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। या अगर आपके पास इनकम शॉर्ट हो और आपके पास सेविंग होनी चाहिए, वो 16,000 प्लस जो उसका शॉर्टफॉल है उसका 2.5 मल्टीपल होता है, तो फिगर आप चेक कर लें कि क्या वो आप इस पोजीशन में हैं कि आपके पास इतनी सफिशिएंट सेविंग हो फॉर द 6 मंथ। क्योंकि या आपकी इनकम होनी चाहिए या आपके पास सेविंग होनी चाहिए आज के लॉ के मुताबिक, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि मेरे दो क्वेश्चन है, जी जिसमें से पहला ये है कि मैरिज और लिविंग पार्टनर में क्या फर्क है। और मेरे साथ मेरा एक रोमेनियन पार्टनर है, मैंने उसके साथ अपना अप्लाई करना है केस, तो क्या उस पर डिस्क्रिप्शन लीव मिल जाती है? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट वीजे पे तकरीबन कॉलेज सस्पेंड हो चुका है, इट्स बीन लाइक 7 और 8 मंथ्स, लेकिन वीजा जो है वो 2014 तक है। तो इस सिनेरियो में क्या मैं नया कैश लेटर भेज के दोबारा स्टूडेंट को रिन्यू कर सकता हूँ या फिर मैं एंटरप्रेन्योर वीजे पे ट्रांसफर हो सकता हूँ? सो प्लीज इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, खासकर वो जो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा मैरिज का और लिविंग पार्टनर का। थैंक यू। ओके, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, लिविंग पार्टनर और सिविल मैरिज में दो चीज़ डिफरेंट हैं। आप जब डिपेंडेंट का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको दो में से एक शर्त पूरी करनी होती है। या तो आपने इवन आप सेम सेक्स हों या अपोजिट सेक्स जैसे भी शादी हो रही है, अगर तो आप शादी कर रहे हैं, आपकी शादी रजिस्टर्ड हो जाती है, तो एक आपके पास ऑप्शन है कि एज ए स्पाउस अप्लाई कर दें, या दूसरी ऑप्शन है कि अगर आप 2 साल से इकट्ठे एज ए पार्टनर रह रहे हों तो उसको कहते हैं अनमैरिड पार्टनर्स। तो अनमैरिड पार्टनर की बेस के आप विदाउट रजिस्टर योर मैरिज आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रूफ देना या डॉक्यूमेंटेशन या बाकी चीज़ें इसको साबित करना कि आप रिलेशनशिप में रह रहे हैं 2 ईयर से, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमेशा ज़्यादा लोग जो हैं वो शादी रजिस्टर करवा के स्टेट वे स्पाउस के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन था सेकंड कि आप लोगों के पास वीज़ा बेशक 2 साल का या 14 या 15 तक है, लेकिन जब कॉलेज बंद हो जाए तो आप बाउंड हैं कि विद इन 60 डेज़ के अंदर अंदर नया कैसा लेके आप अपना नया वीज़ा अप्लाई करें। अनफॉर्चुनेटली अगर आपके कॉलेज को बंद हुए 6 मंथ हो गए हैं तो मेरे ख्याल में आप चेक कर लें कि आपकी जो लीव है वो वैलिड है या होम ऑफिस ने आपकी जो लीव है वो कर्टेल कर दी है। अगर तो आपकी लीव अभी तक हो तो आप समझते हैं कि आप फिर बिजनेस वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें, और अगर आपके सिस्टम में आपकी जो लीव है वो कर्टेल हो गई है, कर्टेल का मतलब ये था कि जो आपके पास वैलिड लीव थी वो ख़त्म हो गई जब आपका कॉलेज बंद हुआ था उसके 60 डेज़ के बाद। लेकिन अब अगर आप कोई किसी किस्म की एप्लीकेशन करेंगे अंडर द इमिग्रेशन रूल्स तो मुझे लगता है कि शायद होम ऑफिस वाले वो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देंगे। तो मेरी आपको एडवाइस होगी किसी सोल्यूशन को मिलें, तमाम चीज़ें डिस्कस करें, जो वो एडवाइस करे उसको फॉलो करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर मेरे दो क्वेश्चन थे। मैंने ना शादी करके अप्लाई किया था, तकरीबन 7 माह हो गए। ठीक। तो अभी तक उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। पहला क्वेश्चन तो ये कि उन्होंने जो फीस थी वो 561 थी, वो उन्होंने 261 उसमें से डिडक्ट की है, तो बाकी नहीं की। तो बाद में उनको लेटर भी लिखा उसके बारे में, लेकिन अभी तक कोई एक्नॉलेजमेंट लेटर नहीं आया कि फीस की तरफ से भी, और बाद में 6 माह पूरे होने के बाद भी लेटर लिखा था, तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका?
सेकंड क्वेश्चन तो ये था कि मैं अभी कॉलेज में जा रहा था, लेकिन अभी भी स्टिल कॉलेज जाऊं या बंद कर दूं जाना? आपने वीजा स्पाउस का अप्लाई किया था और उन्होंने जो फीस है जी, वो स्टूडेंट की उन्होंने विड्रॉ की है? उन्होंने 561 फी थी ना शादी की, ठीक। स्पाउस वीजा की, तो वो लिखी मैंने 561 ही लिखी थी और बाय कार्ड उनको भेजी थी। आपके कॉल का शुक्रिया। देखिए, मुझे लगता है कि शायद या तो होम ऑफिस वालों ने प्रॉपर आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया, और अगर आपके पास एप्लीकेशन की कॉपी है तो आपको ये चाहिए कि जो पेज आपने पेमेंट वाला था वो दोबारा उसकी कॉपी साथ लगा के प्रॉपर एक लेटर लिखें और साथ दोबारा अपने अकाउंट की डिटेल दें और बताएं कि मैंने FLRM अप्लाई किया था एज ए स्पाउस वीज़ा। उसकी जो फीस थी वो एग्जैक्टली ये थी, ये उसका मेरा प्रूफ है कि ये मेरा उसका मैंने फॉर्म फिल किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होम ऑफिस वालों ने रॉन्ग जो फीस है वो डिडक्ट की है। तो जो रिमेनिंग फीस है प्लीज़ ये मेरी नई डिटेल्स है इससे डिडक्ट की जाए और मेरी एप्लीकेशन को प्रॉपर कंसिडर किया जाए, ये आपके लिए बेहतर होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी, मेरा नाम हरविंदर सिंह है। मैं 2003 में जहाँ आया था, ठीक, तो एयरपोर्ट पर आया था, मेरे फिंगर वगैरह सब कुछ हुआ था। मैं लेक्सी में केस लगाया था 2010 में, ठीक, तो वो रिफ्यूज हो गया था 2011 की मार्च में। ठीक। तो मैंने ना इस साल में अभी जुडिशियल रिव्यू के लिए एप्लीकेशन डाली है हाई कोर्ट में अगस्त में, पहली वीक अगस्त की। ठीक। तो वो कितना टाइम लेते हैं डिसीजन लेने के लिए हाई कोर्ट वाले? ठीक, आपने जुडिशियल रिव्यू डाल दिया। नॉर्मली JR में जो 3 माह लगते हैं, अब आप वेट करें। होम ऑफ जो हाई कोर्ट है वो आपको या आपके सोलिसिटर को विद इन 3 मंथ या 4 मंथ के अंदर अंदर आपको बता देगी कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया है। जो डिसीजन आएगा उसके बाद अपना एक्शन प्लान कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, मेरे आपसे 2 क्वेश्चन है। जी फरमाइए। आज सभी 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी फरमाइए आप भी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, मेरे 2 क्वेश्चन ये है कि एक तो ये है कि मैंने शादी की थी यूरोपियन यूनियन के साथ, रोमानिया की लड़की से। ठीक। तो उसको मैंने मुसलमान भी वो हुई थी और हमने मुस्लिम मैरिज की थी जो शरिया काउंसिल की होती है। ओके, शादी रजिस्टर करवाई थी कि नहीं करवाई थी? नो, जो शरिया काउंसिल नहीं है वहाँ से हमने मॉस्क में की थी और जो है ना वो भेजी थी शरिया काउंसिल में, वहाँ से रजिस्टर। सवाल ये है कि आपने काउंसिल में जाके शादी रजिस्टर करवाई थी या नहीं? ये जो इंग्लिश काउंसिल में होती है वो वाली नहीं करवाई थी रजिस्टर, सिर्फ जस्ट मुस्लिम मैरिज हमने की थी। ठीक है। और उसके बाद मैंने जो है ना केस अपना सबमिट कर दिया था। ठीक। तो मैं ये पूछता, उनका पहला एक्नॉलेजमेंट लेटर मुझे आ गया था और उसके 4 महीने के बाद उन्होंने मुझसे चीजें मांगी थी, जो वेजेस स्लिप्स वगैरह सब कुछ। अब आपका सवाल क्या है भाई दबे? सवाल ये है कि मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि ये जो चीजें मैंने सारी भेजी थी, तो इसके बाद मैं ये कह रहा था कि आखिर ये शादी एक्सेप्टेबल है और इस पे है वीजा हो सकता है कि नहीं? ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, जिस कंट्री में आप रह रहे होते हैं उस कंट्री के जो फैमिली लॉज हैं वो आपको फॉलो करना पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मुस्लिम थे और आपकी जो वाइफ है वो मुस्लिम हुई हैं और आपने जो इस्लामी का निकाह किया है वो इस कंट्री में रहते हुए आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को वीज़ा पर्पज़ के लिए या इमिग्रेशन स्टेटस के लिए आपको रजिस्ट्रार के सामने जाके अपनी शादी यहाँ पे रजिस्टर करवाना होगी। जब तक आप अपनी शादी रजिस्टर नहीं करेंगे वो आपको एज ए हस्बैंड वाइफ कंसिडर नहीं करेंगे। जो अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो आपने ये प्रूफ दिया कि हाँ वी आर लिविंग टुगेदर, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स या कागज़ ये प्रूफ नहीं है कि आपका जो रिलेशनशिप है या आप शादी एज हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं। तो मेरी आपको एडवाइस होगी, आपने एप्लीकेशन कर दी है लेकिन अभी जाके किसी भी लोकल काउंसिल में अपनी शादी रजिस्टर करवाएं और करवा के साथ ही अपनी फ्रेश एप्लीकेशन बना दें और भेज दें वो जल्दी, ताकि प्रॉपर्ली कंसिडर कर सकेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, मेरा और आपका साथ यहाँ तक, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया सराहा उनका शुक्रिया। जिनकी हम कॉल नहीं ले सके उनके लिए हमने ईमेल एड्रेस ड्रॉप किया था। अगर किसी शख्स को इमिग्रेशन या फैमिली के बारे में कोई एडवाइस हो तो मैं ईमेल कर सकता है, मैं कोशिश करूँगा कि उनकी एडवाइस को प्रॉपर्ली रिप्लाई कर सकूँ। और मुझे नेक्स्ट तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।